जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर। जैसा कि मैंने संपूर्ण उत्तर प्रदेश जीके सीरीज शुरू किया था, उसका आज ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट, ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर यूपी SSC टीईटी की, इन सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिचय। और आज हम बात करेंगे इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण 15 बहुविकल्पी प्रश्न की, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो हमारा पहला पार्ट होगा थ्योरी का, उसके बाद हमारा लास्ट वाला पार्ट होगा MCQ का। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट और यूजफुल होने वाला है। अगर आप यह पूरा वीडियो और ये मेरी सीरीज देख लेते हैं, तो आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपका उत्तर प्रदेश से जीके का सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले इस सीरीज के वीडियो की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। और यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर के इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिचय। उत्तर प्रदेश प्राचीन भूभाग गोंडवाना चट्टानों से बना हुआ है। प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग कैम्ब्रियन युग में विंध्य क्रम की शैली से निर्मित है। विंध्य क्रम की शैलों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट आदि शैलें पाई जाती हैं। इन शैलों में जीवाश्म अवशेषों का अभाव होता है। उत्तर में शिवालिक श्रेणियां और दक्षिण में विंध्य श्रेणियों में, मध्य में गंगा का मैदान, जो कि प्लीस्टोसीन युग से अब तक अवसादों के निक्षेप के परिणाम स्वरूप बना हुआ है। किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान आदि के आधार पर विभाजित करना हमारा भौतिक विभाजन कहलाता है। और हमने उत्तर प्रदेश को कुल 3 भूभौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। आइए जानते हैं वो 3 भूभौतिक प्रदेश कौन से हैं। पहला है हमारा भाबर एवं तराई क्षेत्र। आप मैप में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के कि भाबर और तराई क्षेत्र हमारा किस साइड पड़ता है, या हमारा हिमालय की तरफ पड़ता है। दूसरा है हमारा गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। और तीसरा है हमारा दक्षिण का पठारी भाग, या हम इनको एक अलग नाम से भी जानते हैं, जो कि है ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और तीसरा निचली गंगा का मैदान। तो आइए हम लोग एक एक करके डिटेल में इन सबको समझते हैं। पहले शुरू करते हैं भाबर एवं तराई क्षेत्र, जिसको ऊपरी गंगा का मैदान भी कहा जाता है। यह पश्चिम में सहारनपुर जिले से लेकर पूर्व में कुशीनगर जिले तक पाई जाने वाली एक पतली सी पट्टी, जो लगभग 8 से 20 किलोमीटर चौड़ी है, भाबर एवं तराई क्षेत्र कही जाती है। भाबर क्षेत्र उत्तर में, तराई क्षेत्र दक्षिण में है। आइए अब जानते हैं भाबर क्षेत्र के बारे में। शिवालिक के दक्षिण में बड़े व छोटे पत्थरों के जमाव का क्षेत्र, या शिवालिक के समांतर 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में हमारा भाबर क्षेत्र फैला हुआ है। यहाँ पर छोटी नदियाँ सतह पर दिखाई नहीं देती हैं, तथा जल चट्टानों के मध्य प्रवाहित होता है। आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं। इस क्षेत्र का विस्तार यूपी के बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं लखीमपुर खीरी जिलों में है। तो भाबर क्षेत्र का विस्तार हमारे यूपी के बिजनौर जिले, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है। अब बात करते हैं तराई क्षेत्र की। भाबर के समांतर दक्षिण में नमी युक्त दलदली क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है। भाबर क्षेत्र में जो नदियां विलुप्त हो जाती हैं, तराई क्षेत्र में वह नदियां प्रकट हो जाती हैं।
तराई क्षेत्र भाभर के दक्षिण में 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है। यहाँ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी मिलती है, उच्च ह्यूमस युक्त होती है। हमारी जलोढ़ मिट्टी उच्च ह्यूमस युक्त होती है। यहाँ का औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच होता है। वहीं शीत ऋतु में 14 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हमारा भाभर एवं तराई क्षेत्र का तापमान होता है। बात करें इस मैदान की जलवायु की, तो यहाँ पर उष्ण प्लस आर्द्र टाइप की जलवायु पाई जाती है, यानी कि हॉट एंड ह्यूमिडिटी इस मैदानी भाग की जलवायु है। और यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक हो जाती है। इस क्षेत्र में होने वाली वर्षा, यानी कि इस क्षेत्र में किस सोर्स से हमारा वर्षा होता है, तो वह है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, यानी कि इस क्षेत्र में हमारे ऊपरी गंगा के मैदान में, जिसे कि भाभर एवं तराई क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। इस क्षेत्र में सवाई तथा समई नामक लंबी प्रजाति की घास पाई जाती है। इस क्षेत्र में घास की अधिकता होने के कारण कृषि का अधिक विकास नहीं हुआ है। यहाँ धान एवं गन्ना फसल की पैदावार होती है। तो हमारी भाभर एवं तराई क्षेत्र में अधिकतर धान और गन्ना की फसल बोई जाती है। बात करते हैं मध्य गंगा का मैदान। आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मैप में मध्य गंगा का मैदान कहाँ पर स्थित है। आइए अब जानते हैं हम लोग पॉइंट के थ्रू। भाभर एवं तराई क्षेत्र तथा दक्षिण के पठारी क्षेत्र के बीच अवस्थित एक विस्तृत सामान्यतः समतल एवं उपजाऊ मैदानी भाग है। इसे गंगा यमुना का दोआब भी कहा जाता है, यानी कि हमारे मध्य गंगा के मैदान को गंगा यमुना का दोआब भी कहा जाता है। यह मैदान नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई कांप या जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। आइए जानते हैं थोड़ा कांप मिट्टी के बारे में। यह दो प्रकार की होती है, पहली हमारी बांगर और दूसरी हमारी खादर। आइए जानते हैं थोड़ा बांगर के बारे में। तो बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित एक क्षेत्र है। ये कंकड़ीली मृदा वाला क्षेत्र होता है। वहीं हमारा खादर नई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मृदा के महीन अवसाद यहाँ पर पाए जाते हैं। कांप की बात करें तो यह अत्यधिक उपजाऊ वाला मैदान होता है। आइए थोड़ा बांगर और खादर के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। बात करें पहले बांगर की, तो नदी के दूर वाला क्षेत्र जो नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से बना होता है, इस प्रदेश में बाढ़ नहीं आती है, यानी कि हमारे बांगर वाले क्षेत्र में बाढ़ नहीं आती है। ये प्रदेश मैदान के ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस प्रदेश में पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। आइए अब बात करते हैं खादर के बारे में। नदी के पास वाला क्षेत्र हमारा खादर का क्षेत्र होता है। डेल्टाई प्रदेशों में खादर मिट्टी पाई जाती है और यह सर्वाधिक उपजाऊ होती है। बाढ़ से निर्मित होने वाला मैदान हमारा खादर मैदान कहलाता है। तो ये था हमारा गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। आइए अब बात करते हैं दक्षिण का पठारी भाग। यह हमारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित एक पठारी भाग है। तो आइए बात करते हैं थोड़ा विस्तार से। इस पठार को बुंदेलखंड पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल 45,200 वर्ग किलोमीटर में हमारा दक्षिण का पठारी भाग फैला हुआ है। और इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए तो 300 मीटर समुद्र तल से यह ऊंचा है, लेकिन कुछ भागों में 450 मीटर तक भी इसकी ऊंचाई पाई जाती है और यह ऊंचाई हमारी पर्वतीय भाग पर पाई जाती है, यानी कि इसकी औसत ऊंचाई लगभग 300 से लेकर 450 मीटर के बीच में पाई जाती है। इस पठार को दो भागों में बांटा गया है। आइए जानते हैं वो दो भाग कौन कौन से हैं। पहला है हमारा बुंदेलखंड का पठार और दूसरा है हमारा बघेलखंड का पठार। तो आइए इन दोनों पठार के बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। पहले बात करते हैं बुंदेलखंड का पठार। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग तथा उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में पाया जाने वाला प्राचीन पठार है। यहाँ ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। बुंदेलखंड के पठार का कुछ हिस्सा कैमूर पहाड़ियों से लगा हुआ है। कैमूर पहाड़ियों का विकास विंध्यन क्रम की चट्टानों से हुआ है।
अब बात करते हैं, इस पठार में मानसूनी जलवायु पाई जाती है और यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। यहाँ प्रवाहित होने वाली नदियाँ जैसे कि चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, सोन नदी, टोंस नदी आदि बुंदेलखंड के पठार में बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। तो ये हमारा बुंदेलखंड का पठार था। आइए अब बात करते हैं दक्षिण के पठार के दूसरे हिस्से की, जिसे बघेलखंड का पठार भी कहा जाता है। इस पठार का विस्तार विंध्यन, कैमूर एवं भंडार पहाड़ियों के पूर्वी भाग में है और इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर समुद्र तल से पाई जाती है। इस पठार के उत्तर में सोनपुर पहाड़ियाँ एवं दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित हैं। इस पठार का विस्तार यूपी के मिर्जापुर जिले तक है। और यहाँ पर प्रमुख नदी की बात किया जाए तो बघेलखंड के पठार में सबसे प्रमुख नदी हमारी सोन नदी है। तो ये हमारा थ्योरी वाला सेक्शन यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा यह सेक्शन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा महत्वपूर्ण 15 बहुविकल्पी क्वेश्चन होने वाला है। और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिला है और जिस एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हैं मैंने उसका टैग लगा दिया है, आप जा करके इनको वेरीफाई कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। और हमारा पहला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7। हमारे बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में 7 जनपदों की संख्या है। आइए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7 है और वो हमारे जनपद के नाम हैं चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर। तो हमारे बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में 7 जनपद स्थित हैं और मैंने इनके नाम आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, यूपी का कौन क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बुंदेलखंड। हमारा बुंदेलखंड आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उससे पहले आइए जान लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में भी है। इसका पुराना नाम दिजाग भुक्ती था, यानी कि बुंदेलखंड का पुराना नाम दिजाग भुक्ती था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, यूपी के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कन्नौज। हमारे यूपी के कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से भी जाना जाता है और कन्नौज को इत्र सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर इत्र काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूपी का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी महोबा। हमारा महोबा जिला उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। और बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में कुल 7 जिले आते हैं, जो कि मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा। हमारे यूपी और एमपी के सीमा के बीच में बुंदेलखंड नामक पठारी क्षेत्र जो पाया जाता है वह हमारे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बलिया। दोस्तों, यदि आपने हमारा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले जितने भी राज्य और हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी जनपद हमारे अलग अलग राज्यों से सीमा बनाते हैं, मैंने उसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आप पहले हमारा वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। और यह है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नेपाल। हमारा नेपाल देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। जैसा कि मैंने आपके साथ बताया कि हमारा पार्ट 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा और उत्तर प्रदेश के जितने भी सीमा अलग अलग राज्यों से लगते हैं, मैंने उसका डिटेल में बिल्कुल
डिस्कस किया हुआ है। आप हमारा लेक्चर नंबर 1 जा करके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इलाहाबाद। हमारे इलाहाबाद जनपद की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उड़ीसा। हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा बनाता है, जो कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी काली कपास की मिट्टी। हमारी जो काली कपास की मिट्टी है यह बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गोरखपुर। हमारे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कंकरीली व पथरीली। हमारे उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में कंकरीली मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मिर्जापुर झांसी में। हमारे मिर्जापुर झांसी में लाल मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः यूपी के किन मंडलों में पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आगरा अलीगढ़। आगरा अलीगढ़ मंडल में लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और यह क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कुल कितने भूभौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? जैसे कि मैंने आपके साथ थ्योरी वाले पार्ट में डिस्कस किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 3। उत्तर प्रदेश को कुल 3 भूभौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो दोस्तों, आज का लेक्चर 2 हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि उत्तर प्रदेश सीरीज के सारे आने वाले लेक्चर की जानकारी आप तक जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक GK by RJ से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर के हमारे YouTube पर जितने भी वीडियो अपलोड हैं उन सब के PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।